और चलिए अब अपने मुद्दे का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो भी सक्रिय नजर आ रही हैं। वहीं एनआईए ने जो आज दिन भर में रेड की है उसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी रहा। सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा। ये जो स्टैन स्वामी थे 80 साल के, जो जेल में एड़ियां रगड़ रगड़ के वो मर गए, उनको जमानत नहीं मिली। तो ऐसे तो कई हैं, सिद्दीक कपन है, इतने एक्टिविस्ट हैं, इतने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इस वक्त जो जेलों में बीमारी की हालत में। खासकर जम्मू कश्मीर से बहुत सारे लोग जो हैं सेपरेटिस्ट हैं, इस वक्त बहुत बीमार हैं वो। तो ये जो क्रिमिनल्स हैं इस वक्त इस सरकार के अंदर, जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने बलात्कार किए हैं, रेप किए हैं, उनको न सिर्फ जेलों से छोड़ा जाता है, आजाद किया जाता है, बल्कि उनको उनका वेलकम किया जाता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, फेलिसिटेट किया जाता है उनको। और जो लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो या जिनके खिलाफ खामखा के इल्जाम हो, उनको जेल में डाल के, इसी तरह जैसे अल्ताफ शाह को जो है, जो काफी बीमार थे, अलील थे, और उनको जमानत नहीं दी गई कि बाहर जाके वो अपने घर में अपने आखिरी वक्त गुजार सके। इस वक्त भी उनकी फैमिली वहां डेड बॉडी का इंतजार कर रही है। तो ये लगता है जो ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ हालात ठीक है, हालात अगर ठीक होते तो इस किस्म की इंसानी हुकूक की पामाली नहीं होती जिस तरह से हो रही है। हजारों हमारे नौजवान जो हैं जेलों में बंद हैं, हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनके यहाँ छापे डाले जाते हैं, उनको बंद किया जाता है। आज आपने सुना होगा रहमतुल्लाह साहब के यहाँ छापा डाला गया क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले जो ये हमारे मजहब में मुदाखलत करते हैं उसके खिलाफ बयान। महबूबा जी से सर्टिफिकेट लेने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। जनता जानती है, जनता ये फैसला करती है, ना कि महबूबा जी इसकी फैसला करेंगी। तो ये उनकी जो छटपटाहट जो हो रही है ये इसी कारण से हो रही है कि आज वो सत्ता से बाहर हैं। जो लोग लगातार सत्ता में रहते थे, आज उनका आधार खत्म हो चुका है। कभी राहुल गांधी पर बयान दे करके उसका सहारा लेती हैं, कभी गुपकार के साथ खड़ी होती हैं। हालांकि गुपकार ने भी इनको नकार दिया है, वो भी कह रहे हैं कि हम 90 सीटों पर लड़ेंगे। ये उसी की जो फ्रस्ट्रेशन है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, शोपियां, बांदीपुरा, राजौरी और पुंछ में जांच कर रही है। एजेंसी के साथ में सुरक्षा बल भी तैनात हैं। जानकारी के मुताबिक यह छापेमारी आतंक से संबंधित मामलों को लेकर की गई है। इससे पहले टेरर फंडिंग को लेकर भी एनआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की थी। फिलहाल जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन पैसे की भारी किल्लत झेल रहे हैं। अब सीमा पार से आतंक फैलाने वाले लोग फंडिंग के लिए नए नए रास्ते खोज रहे हैं। जम्मू में आतंक फैलाने के लिए बाहरी देशों से पैसा आता है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां पिछले 1 साल से इस पूरे नेटवर्क पर कड़ी नजर बनाए हुए थे। सुरक्षा एजेंसियां टेरर फंडिंग को लेकर सतर्क हैं और इसी सिलसिले में छापेमारी की जा रही है। इससे पहले राजौरी, पुंछ, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ और डोडा समेत जम्मू के कई इलाकों में छापेमारी की गई थी। सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है कि अरब देशों से हवाला का पैसा आ रहा है। टेरर फंडिंग का पैसा अब नेपाल, बांग्लादेश से होकर भारत के कई हिस्सों में पहुंचता है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली शामिल हैं। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और लल्लन सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। कैप्टन सिंह, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। एनआईए से लेकर तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं इस समय जम्मू कश्मीर पर विशेष नजर बनाए हुए हैं। सवाल यही है कि क्या इसे हम चुनावों से जोड़कर देख लें, क्योंकि चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी कभी ना कभी चुनाव होने ही है, परिसीमन का काम हो ही चुका है। तो ये सारी की सारी चीजें सिर्फ क्या चुनावों के मद्देनजर हो रही हैं? पल्लवी जी, एक कहना तो थोड़ा ठीक नहीं होगा। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार जब से केंद्र में आई है, हम जम्मू कश्मीर पर शुरू से ही निगाह बनाए हैं जी। धारा 370 और 35 से हमारी सरकार नहीं हटाया, किसी और ने नहीं हटाया।
तो जो बरसों से आजादी से लेके अभी तक एक नासूर बना हुआ था जम्मू कश्मीर में, जो कांग्रेस सरकार का दिया हुआ था, नेहरू जी का दिया हुआ था, तो हमारी सरकार नहीं हटाया है। तो इसी तरह से आपने देखा हुआ वहां कितने बड़े बड़े नरसार हुए हैं कि वहां से हिंदुओं को किस तरह से भगाया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए, उनकी इज्जतें लूटी गई, उनकी प्रॉपर्टियां थी उनको हड़प लिया गया, उन पर कब्जा कर लिया गया और किस खुलेआम नरसार हुआ था। तो उसके ऊपर अंकुश आके अगर लगाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगाया है। किसी अन्य सरकारों ने अभी तक इसकी हिमायत तक नहीं की कि जम्मू कश्मीर में जो खूनी खेल इतने वर्षों से खेला जा रहा है तो इस पर कंट्रोल किया जाए। आपने देखा होगा पल्लवी जी कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और या फिर इनके साथ गठबंधन हुआ करते थे, तो आप देखो ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन जम्मू कश्मीर में बम ब्लास्ट ना हो। और बम ब्लास्ट में तो आप जानते, जब बम ब्लास्ट होगा तो उसमें जनहानि तो उसकी कोई गिनती नहीं होती कितनी हो जाए, मगर 8 साल के शासनकाल में एक बम ब्लास्ट अगर कोई बता दे तो मैं उसको बताऊंगा। हाँ, छुटपुट आतंकी घटना हो रही है, क्योंकि हालांकि आतंकी घटना पे भी हमारी सरकार ने वहां इतनी तरह से कंट्रोल कर लिया है कि अब छुटपुट रह गई है। पहले तो आए दिन हर जगह, हर मोहल्ले, हर गली में होती थी। पुलवामा और उरी जैसे इतने बड़े अटैक तो सर आप ही के कार्यकाल में हो गए। नहीं, हमारे कार्यकाल में पुलवामा जो अटैक है वो एक इस तरह का अटैक था कि वो एक जिसको अटैक नहीं कह सकते, उसको एक गुमराह करके हुआ है, क्योंकि सेना जा रही थी और सेना के बीच में गाड़ी परमिशन दे दिया। इस परमिशन तो ऐसा है ना, ये तो सर एक बात बताओ, आतंकी घटना है वो किसी के भी कार्यकाल में किसी भी योजना के तहत हो, गिनी तो आतंकी घटना जाएगी ना। हम ये थोड़ी ना कह के निकल जाएंगे कि नहीं वो तो हमारे साथ धोखा हो गया साहब। सुने पल्लवी, अगर ऐसा हुआ भी है तो आपने देखा होगा हमने उसको पेंडिंग में नहीं रखा है, मुंह तोड़ जवाब उनके अंदर घुस के दिया जाके, उनकी कब्रें खोद दी, उनके पाकिस्तान के अंदर घुस के हमने जवाब दिया जाके। मगर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले डोजियर दिया जाता था भर भर के देखिए आपके लोग आए थे और ये सबूत है, और पाकिस्तान वो डोजियर को उठा के कचरे की पेटी में फेंक देता था। हमने डोजियर नहीं दिया है, हमने डोज दिया है कि आपके आए थे और इतने मरे पड़े हैं, जाके आप गिनती कर लीजिए, ये हमने मारे हैं। तो हमारा कार्य ये रहा, हम जवाब देते हैं, डोजियर नहीं देते। पिछली सरकारें डोजियर, अभी मैं महबूबा मुफ्ती को सुन रहा था, बिल्कुल सही बात है, महबूबा मुफ्ती की छटपटात है क्योंकि सत्ता से बहुत दूर हो चुकी है और सत्ता वो जानती कि उनके हाथ में आने वाली नहीं है। जितने आतंकी संगठन थे वो आज उनके हाथ में आ नहीं पा रहे, क्योंकि सुरक्षा बल आते जरूर है आतंकी वहां जम्मू कश्मीर में, मगर सुरक्षा बल दूसरे दिन उनको निपटा देते हैं। तो बौखलाहट उनकी इसलिए है कि अब उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। आज जम्मू कश्मीर में आज खूनी खेल नहीं हो पा रहा है। यही तो सारी पार्टियां कर रही थी अभी तक, और क्या कर रही थी, वो अब हो नहीं रहा है, इसलिए ये सत्ता में नहीं आ पा रहे। ये सत्ता में आई इसलिए रहे थे कि जाति, धर्म, मजहब, पंथ और आतंकवादी घटना ये सब खेल करके और जनता को गुमराह करके उनका वोट हासिल करते थे और सत्ता में आ जाते थे। अब वो काम हो नहीं रहा है। रतन तिवारी जी, टेरर फंडिंग पर अगर एनआईए चोट कर रही है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई हंसने वाली बात है सर। मुझे लगना चाहिए कि अब विपक्ष भी साथ दे रहा है कि अगर आप टेरर फंडिंग पर शिकंजा कस रहे हैं तो विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले आदरणीय धरतीपुत्र मुलायम यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूँ जी। जैसे अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इन्होंने कश्मीर फाइल का जिक्र किया, जो कश्मीर फाइल फिल्म आई थी कि कश्मीर में नरसंहार हुआ था, इनको बता देना चाहता हूं कि उस समय देश में किसकी सरकार थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन था और उस समय प्रधानमंत्री वीपी सिंह को किस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। ये कार्यकाल इनको याद होना चाहिए। और रही बात, इन्होंने कहा कि मेरे भाजपा के कार्यकाल में 8 साल में एक भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई हैं। पुलवामा का जिक्र सरेआम पूरे हिंदुस्तान ने देखा, किस प्रकार आरडीएक्स आता है, किस प्रकार पूरे जवान शहीद हो जाते हैं और उसका आज तक पता नहीं। और अमित शाह जी बोलते हैं कि 250 लोग हमारे पाकिस्तान के लोगों को 250 लोगों को मार दिया हमने। यहाँ पे राजनाथ सिंह जी निंदा करते हैं, योगी जी का आंकड़ा अलग होता है। तो पूरी तरीके से यह लोग जो है किसी भी मुद्दे पे सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं।
और दूसरी बात बता दूं किस प्रकार चीन ने हमारे जवानों को हमारे सरहद के अंदर घुस के मारा। कहाँ गई थी इनकी मोदी जी की लाल आंखें। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरीके से आप देखेंगे हिंदुस्तान एक अपने आप में एक तकलीफ भरी जिंदगी झेल रहा है और हमारे पास रोजगार नहीं है, अच्छे दिन का पता नहीं है और इन लोग आ जाते हैं सिर्फ झूठ बोलने के लिए। तो मैं इनको कह देना चाहता हूँ कि जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, औजार नहीं है रतन तिवारी जी, कारगिल रक्षा बजट हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है, कौन से औजार नहीं है सेना के पास? आत्मनिर्भरता इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हथियारों की डिपेंडेंसी जो अदर कंट्रीज पे थी वो कम हो गई है। ये बताइए राफेल तो एक घोटाला ही है ना। एक रफेल ही याद है क्या आपको? एक रफेल ही याद है क्या? उसके अलावा आपको कोई हथियार याद नहीं है? उसके अलावा आपको कोई स्वदेशी विमान याद नहीं है? स्वदेशी लड़ाकू कोई विमान याद नहीं है आपको? जितने भी हथियार आए हैं उतने हथियार कांग्रेस की सरकार में आए हैं, आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में आए हैं। सारी कार्यक्रम को उन्होंने तय किया था जो मोदी सरकार को उसका फायदा हो रहा है और उनके कार्यकाल में हथियार हमारे पास तैयार होकर हमारे पास आ रहे हैं। इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर ललन सिंह जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, उनसे ज्यादा हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ललन सिंह जी, ये एनआईए और टेरर फंडिंग पर तो हम चर्चा कर ही लेते हैं, लेकिन पहले अब यही बताइए कि कितना हम स्वदेशी हो पाए हैं या हम आत्मनिर्भरता हमारी कितनी बड़ी है हथियारों के मामलों में? कितना बदलाव आपने महसूस किया आजादी से लेकर अब तक? मेरी उम्र हो गई और 35-36 साल हमने अर्धसैनिक बल में कमांडर के तौर पे नौकरी किया। मैं इस बात में कोई गुरेज नहीं मानता हूं कि आज भारत की जो रक्षा और सुरक्षा और उसके साथ उनके जरूरत की चीजें, चाहे वो उपकरण हो, हथियार हो, गोले बारूद हो, वो अपेक्षाकृत आज के डेट में बहुत बहुत ऊंचे दर्जे में पहुंच चुकी है। और आपने जैसा कहा कि आत्मनिर्भरता तो आपके सामने ही है। तेजस हो, चाहे एक सप्ताह पहले आपको लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो, ध्रुव हो, बहुत सी चीजें, आईएनएस विक्रांत हो, ये एचएएल और डीआरडीओ के द्वारा काफी गोले बारूद और हथियारों मतलब इजाद ही नहीं, अब वो दुनिया को बेचने की तैयारी में भी है। मैं इस बात को एकदम मानने को तैयार नहीं हूँ कि आज हमारी रक्षा और सुरक्षा में कहीं कुछ कमी है। कमी तो दुनिया में हमेशा रहती है, लेकिन उसी में सुधार और जितनी गुंजाइश होती है अपने औकात के अंदर, वो अगर होता रहता है तो उसको बेहतर माना जा सकता है। तो एक नंबर मैंने आपको पल्लवी जी साफ कह दिया कि अपेक्षाकृत आज की जो रक्षा की जो हालात है वो बहुत अच्छी है। मैं निष्पक्ष रूप से बोल रहा हूँ। और आज का राजनीति क्या है मैडम? केवल सुविधाओं की राजनीति है। और क्योंकि हम फौज में ही अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, तो मुझे किसी भी पार्टी के राजनीतिक और नेताओं का बात अब असमंजस वाली लगती है। अब मुफ्ती जी की जो बात अभी हमने सुना वो इतना दुखद था। कोई एनआईटी का अगर कोई प्रोफेसर, कोई इंटेलेक्चुअल अगर शक वाला हरकतों में उसकी जांच में जानकारी मिलती है तो क्या उसके घर में छापेमारी नहीं होगी? क्या पूर्णिया में बिहार के एसपी के घर में जो छापेमारी हुई है वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो यूपीएससी से आए हुए लोग हैं? अरे कोई आईपीएस हो, आईएएस हो, फौज का अफसर हो या जवान हो या किसी भी फैकल्टीज का हो, पत्रकार हो, अगर वो गलत करता है तो उसके ऊपर जांच एजेंसी को काम करने दीजिए। और एनआईए ने जो 8 जिलों के अंदर अपना रेड किया है, ये अचानक नहीं किया, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कई इंट्रोगेशन में प्राप्त हुई है और उसी के आधार पर ये 8 जिलों के अंदर एनआईए ने पुलिस और सीआरपीएफ और अर्धसैनिक बल के साथ और भी कुछ सुरक्षा एजेंसियों जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और ईडी का भी समावेश था, उन्होंने अपने एक्शन को जारी किया था और अभी भी आगे जारी होगा, इसमें भी कोई शक नहीं। और ये कन्फर्म है, चाहे वो पीएफआई के माध्यम से हो, किसी और माध्यम से हो, हुर्रियत के माध्यम से हो, लेकिन अरब से ही नहीं, काफी देशों से इन्हें हवाला के माध्यम से पैसा मिलता रहा है। और यही कारण है कि आज इतने साल बीत जाने के बाद भी कश्मीर की हालत पूरी तौर पे नहीं सुधर पाई। और आपने बहुत सही कहा, चाहे वो किसी भी पार्टी का राज हो, चाहे वो पुलवामा हो या उससे पहले की जो इंसिडेंट हो, और हमने तो वो भी समय देखा है जहां 100 गज चलना भी एक कमांडर को बहुत मुश्किल था। और आज भी कोई ये नहीं कह सकता कि वहां पूरी तौर पे शांति हो गई है। हालांकि एनआईए का जो
आज का जो रेड है वो उनके कमर तोड़ने का एक और प्रक्रिया आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये बहुत जरूरी है कि इनके आर्थिक स्रोतों को और इनके जो रणनीतिकार जो भारत के अंदर बैठे हुए हैं, जो इनको मोटिवेट करते हैं, इनको ये आपको कितना, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कितना मान पाए कि कितनी सफलता मिली है टेरर फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए, या जो अंडरग्राउंड वर्कर्स होते हैं इनको कितना समाप्त कर पाई है मोदी गवर्नमेंट? आपका जवाब लेंगे सर। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आऊंगी ललन सिंह जी आपके पास। कैप्टन आई सिंह का एक बार रुख कर लेते हैं। कैप्टन सिंह, बात ऐसी है सर कि एक के बाद एक आप पर भी लांछन कम नहीं लगे हैं। अगर हम बात आतंकवाद पर कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की स्थितियों के बारे में बात करें तो बहुत कुछ बदला नहीं है। हालांकि आपकी बात सही है, पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं, या जो आए दिन बम ब्लास्ट की खबरें हम सुनते थे उनमें कमी आई है, लेकिन स्थितियां अभी भी पूरी तरीके से सुधरी नहीं है। कैप्टन सिंह। पल्लवी जी, आपका कहना मैं कुछ हद तक मानता हूं कि जम्मू कश्मीर की, खास करके कश्मीर साइड की और जम्मू में राजौरी साइड की भौगोलिक रेखा कुछ ऐसी है, क्योंकि मैं वहां ज्यादा से ज्यादा जब आर्मी में था तो मैं पोस्टेड रहा हूँ, तो वहां की भौगोलिक रेखा कुछ ऐसी है कि वहां पूरा पहाड़ी एरिया है। जैसे पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पर भी पंजाब पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, मगर यहाँ एरिया कुछ ऐसा है कि वहाँ तार पट्टी हो गई है और BSF वहां पर पूरे जो है ना गार्ड पेट्रोलिंग कर रही है, तो यहाँ घुसने के बिल्कुल चांस नहीं रहते। मगर यहाँ पर पहाड़ी इतनी ऊंची नीची है कि कई कई तो जो है ना 1400, 1500 हाइट की पहाड़ियां हैं, तो यहाँ फेंसिंग नहीं होती। तो इसी का फायदा वो कहीं ना कहीं उठा के वो घुसपैठ में कामयाब हो गए। मगर फिर भी देखिए कि आप हमारे सुरक्षा बल वहां इतने तटस्थ हैं कि घुसते वो जरूर है, मगर इनके मकसद में जो चाहते हैं वो इनका मकसद पूरा नहीं हो पाता। उनको या 1 या 2 दिन में आप देखिए ना कि कितनी टेररिस्ट घटनाओं में कितनी बड़ी जो है ना कमी आई है। पहले यही होता था, पहले पूरे कश्मीर में ऐसा कोई जगह नहीं थी जिस दिन 2-4 घटना ना घटे। आज कहीं 1-8 घटना बड़ी मुश्किल से हफ्ते 15 दिन में घट पाती है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसी हमारी इतनी मुस्तैद खड़ी है कि उनका नेटवर्क यही देखती रहती है कि कहां से आ रहे हैं, आए कि निपटाए उन्हें। और आप पहले एक बात आपने और देखी होगी पल्लवी जी, जब सुरक्षा एजेंसियां इन्हीं आतंकवादियों को जो घेरती थी और उनको घेर के जब मारना चाहती थी, तो पीछे से पूरे जो ना एक स्टोन जो गर्ल बॉय हुआ करते थे वो दौड़ के पहुंच जाते थे और हमारी सुरक्षा एजेंसी पथराव करते थे, मतलब उनको अपना काम नहीं करने देते थे। तो पिछली सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती थी, बल्कि ये और कह देती थी अगर कहीं गलती से हमारी सुरक्षा बल ने उनकी तरफ फायर कर दिया तो हमारे सुरक्षा बल को जो है ना कटघरे में जेल में डाल दिया जाता था। कितने हमारे उस टाइम के जेल में पड़े हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। और इन स्टोनबाजों को जवान है, इनके ऊपर रबड़ की गोलियां चलाइए, इनको आप समझाइए, ये भटके हुए हैं। आज वो भटके हुए कहां चले गए? आज भटके हुए कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि आज हमने सख्ती इतनी बरत दी है कि अगर आप पत्थरबाजी करने आते सीधे शूट कर दो तालों को। सुअरों को जीने का अधिकार नहीं है, ये काकुर्च है। काकुर्च अगर घर में रहेंगे तो घर को आपके वो गंदा करेंगे। तो ये काकुर्चों को पालते थे घर में, क्योंकि इनसे पता नहीं उनसे क्या लाभ होता, क्योंकि उन्हीं के साथ ये इन्होंने तो सरकारी उन्हीं के साथ बनाना चाहती। अब मैं पल्लवी जी आपको बहुत अहम बात बताना चाहूंगा। यासीन मलिक जिसने खुलेआम 4 एयरफोर्स अधिकारियों का सरेआम मर्डर किया था, गोली से शूट किया था। मैं भी उस टाइम जम्मू में कश्मीर में पोस्टेड था, ये मेरे सामने की घटना है। और उस यासीन मलिक को आज दिन तक इन्होंने जेल में नहीं पहुंचाया था, बल्कि उसको मनमोहन सिंह ने बुला के PM हाउस में उसके साथ फोटो सेशन हुआ था। तो ये सरकार क्या कर रही थी? मैं कांग्रेस प्रवक्ता से जानना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह ने उसको क्यों बुलाया था PM हाउस में, क्यों उसको उस आतंकवादी को जो है बुला के उसके साथ फोटो सेशन किया था? आज हमारे टाइम तो नहीं है। आज हमारे टाइम देखिए कहाँ है, वो तिहाड़ जेल में पड़ा है, उम्र कैद की सजा हमारे टाइम आके हुई है। तो इनके शासन काल में आतंकवादियों के साथ बहुत गहरा रिश्ता होता था और उसकी मदद मांगने के लिए एक मणिशंकर अय्यर थे, वो पाकिस्तान में बैठ के कहते थे कि ये सरकार गिराइए, हमें ले आइए, फिर आप देखिए हम आपका कितना बड़ा साथ देते हैं। ये होता जितने अलगाववादी नेता थे। मैं तो पल्लवी इस टाइम बड़ा आश्चर्य मानता था कि हमारी सरकार है, ये पाकिस्तान की सरकार है। एक अलगाववादी के पास 40 जवान CRP के उनकी सुरक्षा करते थे, उनके घर के बंगलों पे लगे थे गार्ड के रूप में। आज हमारे टाइम तो कोई नहीं, सबकी गार्ड हमने उसी टाइम से विड्रॉल कर ली और उसमें ज्यादा से ज्यादा उठा के जेल में डाल लिए।
कि जो हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हमारे देश के साथ कुटाराघात कर रहे हैं, और हम उनको उनकी सुरक्षा दें। आज वो सारे जेल में है, और इनके टाइम कहाँ होते थे? घर में होते थे, 40 जवानों की सुरक्षा में लगे होते थे। ये इनकी सरकार में हमारी नस्तर है। ये कांग्रेस का शुरू से चरित्र इतना घिनौना रहा है कि घिनौने को कहने में भी शर्म आ जाएगी। जिस तरह से नेहरू जी ने अपनी सत्ता लोलुपता में देश के 2 टुकड़े कर दिए, आज उनके पोत्र चले हैं, बोले भारत जोड़ो। अरे भारत तो तुम्हारे दादाजी ने तोड़ा था, जिसके 2 टुकड़े कर दिए थे, भारत और पाकिस्तान। और जब तोड़ा ही था, जाति धर्म का 2 टुकड़े हुए थे, तो आप पूछ रहे कि इधर हिंदू राष्ट्र बना देते? नहीं, हम इसको फिर एक बार तोड़वाएंगे। ये इनकी शुरू से सोच रही है, आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आज कह रहे हैं भारत जोड़ रहे। अरे भारत तोड़ा तो आपने था, अगर जोड़ना है तो पाकिस्तान में जाइए, शुरुआत वहां से करिए, कैसे भारत फिर जोड़ना है, फिर एक करना है। तो सोच पल्लवी जी, कांग्रेस से इस देश के साथ अगर किसी ने सबसे बड़ा आघात पहुंचाया है तो कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व दम पे ये अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो पार्टियां हो, चाहे मायावती की हो, चाहे ममता बनर्जी हो, इस तरह के ये सारी पार्टियां इन्हीं के नेतृत्व के दम पे चल के, और इन्होंने अपना वोट बैंक बना लिया कि हमें आप वोट दे दो, हमें सत्ता मिल जाए, तुम देश को जिस तरह से बर्बाद करना चाहते हो करिए। तो ये लोग, इन लोगों की सोच है। ये बात करते हैं आज भारतीय जनता पार्टी के। अरे भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों की तुम रजबी बन जाओगे। मैं उस दिन कहता हूं कि मेरा वोट कांग्रेस को होगा, मैं उस दिन कांग्रेस का सपोर्टर बन जाऊंगा, बीजेपी का नहीं रहूंगा। आप नरेंद्र मोदी के चरणों की रजबी बन के दिखा दीजिए। आप रजबी नहीं बन सकते हो सर। एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मान लिया आपकी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में, ये भी मान लिया प्रधानमंत्री भगवान थोड़ी ना हो गए, आप अलग ही जा रहे हैं कि उनके चरणों के रज बन जाएं और ये सब, ये बातें कहां से आ गई? हम आतंक पर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर बात घूम फिर कर आ रही है कि आप किसी के चरणों के रज बन जाए। पल्लवी जो देश को संभालता है वही भगवान का रूप हो जाता है, भगवान तो नहीं होता। तो फिर पूजिए ना, जवाहरलाल नेहरू को पूजिए। आप तो यहाँ बैठकर उनकी बुराइयां कर रहे हैं, उन्होंने भी एक वक्त में देश संभाला ना, तो आप पूजिए उनको। फिर ये क्या बात हुई? आपने अभी बोला कि जो देश को संभाल रहा है वो भगवान के बराबर ही है या भगवान ही है, तो देश को तो उन्होंने भी संभाला ना, तो आप उन्हें पूछिए। अब आप क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने देश तोड़ दिया या 2 बंटवारे कर दिए और ये सारी उनकी देन है? पल्लवी जी आप गलत कह रही हो। आप उन्होंने कहा संभाला? भगवानों में भी कैटेगरी होती है क्या? नहीं, जो महापुरुष बन जाए वो भगवान के रूप में आ जाते हैं, महापुरुष उन्हीं को कहा जाता है। तो आज मोदी किसी, चलिए ठीक है, बताइए रतन तिवारी जी। अभी अमेरिका हो गया है चल बंड में उनकी वो बंड में नंबर 1 पे आई है। चलिए ठीक है सर आतंकवाद पर रह लेते हैं, जम्मू कश्मीर पर रह लेते हैं। अभी मुझे कोई चुनाव प्रचार नहीं चाहिए अपने शो में, ठीक है? हम आतंकवाद पर बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं कैप्टन साहब को बता देना चाहता हूँ कि जिस जोश में वो अपना घमंड दिखा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। नेहरू जी का अपमान ये कर रहे हैं और इनके ही प्रधानमंत्री उनके चरणों में अपने शीश को झुका रहे हैं। इन लोगों को भारत जोड़ो से इतनी तकलीफ है कि हर चैनल पे, हर डिबेट में भारत जोड़ो की बात निकाल के लेके आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हैं, उसमें इन लोगों को ठीक लगता है। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना लेते हैं जम्मू में, वो भी इनको ठीक लगता है। सबसे पहले मैं कैप्टन साहब से कहता हूं कि पहले आप महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का मुर्दाबाद कहिए और महात्मा गांधी जी अमर रहे वो नारा दीजिए, फिर मैं समझूंगा कि आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, इस देश में गांधी विचारधारा को मानते हैं। अगर नहीं मानते हैं तो जो आप नोट लेके अपने जेब में घूमते हैं, उस नोट का भी त्याग करना पड़ेगा। पहले आप महात्मा गांधी का विरोध करते हैं और महात्मा गांधी के चरणों में अपने सर को झुकाते हैं। आप सबसे पहले कैप्टन साहब और भारतीय जनता पार्टी को एक चीज कहता हूं, इस हिंदुस्तान को जो आप लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया है, इस लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया है, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, उनकी यात्रा में जो जन सैलाब जुड़ता चला जा रहा है, उस जन सैलाब आने वाले 2024 में आपका घमंड चकनाचूर होगा और इस देश में 2024 में कांग्रेस पार्टी की अच्छी सरकार बनेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको बस सीबीआई और ईडी की जांच नहीं करवाएंगे,
क्योंकि हम बदले की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वक्त का इंतजार करिए, ये घमंड आपका जरूर चकनाचूर होगा। आतंकवाद पर आ जाएं सर, टेरर फंडिंग पर आ जाते हैं, जम्मू कश्मीर की स्थितियों पर आ जाते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है क्योंकि आज हमारा मुद्दा ही वही था कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर की स्थितियां सुधरेंगी, क्योंकि अब आप बात ही कर रहे हैं कि आप आएंगे 2024 में, तो कुछ तो प्लान किया होगा ना आपने भी जम्मू कश्मीर के लिए, वहां पर कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए या वहां पर आतंकवाद खत्म करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रही है। हमेशा जब आतंकवाद के ऊपर बात आई है, कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है। अफजल गुरु को फांसी किसने दी? इसकी सरकार ने दी। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। यासीन मलिक की बात हो या किसकी भी बात हो, कांग्रेस पार्टी ने आतंकवादी हो या देश में जो आतंक फैलाता है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मोर्चा संभाले रखा। नहीं तो जब जम्मू कश्मीर में चुनाव आता है या गुजरात में चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद यही दिखता है। ये विकास पे बात नहीं कर सकते। विकास में मुद्दे में मुझे कहिए, डिबेट करके दिखाएं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये बोल नहीं पाएंगे। 2 करोड़ रोजगार पे बात करिए, अच्छे दिन पे बात करिए, 15 लाख पे बात करिए, अच्छे दिन रोजगार, ये बोल नहीं पाएंगे। इन लोग सिर्फ आतंकवाद, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद पे ही डिबेट करते हैं। ठीक है, ललन सिंह जी बताइए सर। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ। 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून लाना तो आसान है लेकिन समाज को राजी करना बहुत मुश्किल है। और हमारी भारतीय राजनीतिक दलों को तो 100% मुझे अब लगता है कि असंभव सा हो गया। किसी काम को करने दीजिए, उस विभाग को पूरी तौर पे अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने दीजिए जहां वो न्यायपालिका के पास जाकर या पूरे देश को सार्वजनिक तौर पे ये बता सके कि हमने ये काम किया और इसका फायदा परिणाम ये मिला। एनआईए और एजेंसियों से मिलकर बहुत पूछताछ के बाद निष्पक्ष होकर मैं बोलना चाह रहा हूँ, उसने एकदम सटीक जगहों पे जहां इन आतंकवादियों को ताकत मिलता है उसके कमर को तोड़ने का कार्रवाई कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। रहा दूसरी बात, हिंदुस्तान में बहुत जगहों पे अभी देशद्रोही और राष्ट्र के प्रति नापाक इरादों वालों अपने हरकतों में लगे हुए। अगर मैं थोड़ा हटके बोलूं मैडम, तो पंजाब के अंदर मोगा, होशियारपुर, बठिंडा, आजकल बारिश से पंजाब दे करके एक अमृतपाल जी हैं, वो भी खूब भाषण दे रहे हैं, भिंडरवाला के रास्ते पे जा रहे हैं। एजेंसियां वहां भी काम कर रही होंगी और कश्मीर में भी कर रही हैं और बिहार में भी 74 लाख रुपए 8 जगहों पे एसपी साहब के घर में और मशीनों के द्वारा पैसे की गिनती हो रही है। इसमें गलत और सही आप होते कौन है? बयानबाजी करने वाले आपको किसने पावर दिया है? करने दीजिए एजेंसी को। अगर 74 लाख किसी आईपीएस के घर में मिलता है तो उसकी जांच और आगे बढ़ने दीजिए। तो एनआईए ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहता, आपको शायद आप ही के चैनल में आप ही के साथ बात किया है कि गृह मंत्री अमित शाह साहब के जाने के 2 दिन पहले जी उधर उधमपुर में कितने जबरदस्त बम के धमाके हुए, एक पीजी जेल साहब के साथ क्या हुआ। तो ऐसी बात नहीं है कि कश्मीर में हम पूरी तौर पे शांति का माहौल और पूरे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बना चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। एक वो भी समय था जहाँ हर गली में हथियार, हर घर में हथियार मिलते थे, आज वो स्थिति नहीं है। उसका मेन कारण यही है कि पहले केवल सुरक्षा बल, लेकिन आज सूचना तंत्र, एनआईए जैसी एजेंसियां हर अपने अपने स्तर पे कार्यरत है। मैं ये नहीं कहता कि इंदिरा जी का जमाना था, नेहरू जी का जमाना था या अपने मोदी साहब का जमाना था। अगर 856 रुपये का आज महाकाल में उद्घाटन जो हुआ उसमें खर्च हुआ तो बहुत बढ़िया सनातन धर्म के लिए। लेकिन अगर हम ये मान लें कि हमारे देश में भी इंदिरा जी ने 71 में दुनिया को बताया और वाजपेयी साहब पोखरण में बताए कि हम भी दावेदार हैं दुनिया में अपने आप को ताकत का वजूद दिखाने का, तो इस राजनीति में पढ़ के हमें कोई फायदा नहीं। हमें एक ही चीज याद रखना होगा कि एनआईए जो काम कर रही है पल्लवी साहब मैडम, वो बहुत सही है और उसको काम करने दीजिए और उसके काम का परिणाम आपके सामने होगा। एक समय था कि
आज एक संकर सेक्शनों में मिला हुआ है कश्मीर के अंदर, ये सच्चाई है। और उस समय एक समय में इनके पास केवल पूरी तौर पे उसकी जो जीप होती थी वो पूरी तौर पे बख्तर बंद होती थी, लेकिन आज प्लाटून कमांडर लेवल में भी आज के डेट में इम्प्रोवाइज नहीं, पूरी तौर पे साजो सामान के साथ हमारी सुरक्षा बल अपने कामों में व्यस्त है। और इसी का कारण है कि आज कश्मीर में वो स्थिति नहीं है जो पहले थी 20 साल पहले। तो अब ये मान के चलिए कि इनके अंतिम वजूद को खत्म करने के लिए सभी दलों को एक होना पड़ेगा। और आपको ऐसा लगता है ललन सिंह जी, जो बदलाव अभी आए हैं जम्मू कश्मीर में, ये संभव नहीं थे अगर 370 नहीं हटाई जाती तो? यानी कि 370 हटाने के बाद ही ये स्थितियां बनना संभव था। आपने बहुत सही कहा, इसमें दो राय नहीं है। 370 टेम्पोररी था, लेकिन इसको हटाने के मूड में लोग नहीं थे। उसके कारण वही सामने मुफ्ती जी हो गए, यासीन मलिक हो गए। यासीन मलिक जो कैप्टन साहब बता रहे, मैं भी उस टाइम में वहीं पे था और पंथा चौक में था। कैप्टन साहब समझ गए होंगे, उसी जगह पे जहां ये इंसिडेंट हुआ था। मैं ये कहता हूं कि 370 हटने से बहुत अच्छी बात हुई। राजस्थान के बनने वाले नेताओं में सचिन पायलट जी की मैडम, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा अगर उन्होंने राजस्थान में अपने पायलट साहब से विवाह कर लिया तो। ये क्या खराब हुआ? हर तरह से 370 हटने के बाद एक झंडा हो गया, एक सोच हो गया, एक निशान हो गया। इसमें लड़ने और विवाद करने की बात नहीं आनी चाहिए। लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि किसी भी सरकार ने ये नहीं कहा कि कश्मीर में अनावश्यक समस्या रहे, लेकिन ये राजनीति इतनी ज्यादा हो गई है इस देश में कि हम आम लोग भुगत रहे हैं। और अगर मुफ्ती जी बोलती हैं कि हमारे इंटेलेक्चुअल मारे जा रहे हैं, जेलों में सड़ रहे हैं, तो उनको याद कीजिए कि हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सेना और राज्य पुलिस के कितने लोग अपने शहादत दिए हैं, वो शायद सोच भी नहीं सकती। क्योंकि जब उनके साथ उनके परिवार में इंसिडेंट हुआ था, उस समय भी हमने उनके परिवार के चेहरे को देखा था। अब मुफ्ती जी बेचैनी में है, उस बेचैनी को छोड़ें और सभी राजनीतिक दल एनआईए जैसी एजेंसी के ऊपर शक न करें, क्योंकि अगला कोई भी सरकार आए, एनआईए तो एनआईए रहेगा, वो काम उसी तरह करेगा जो आज कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हम लोग भी थे, हम सलूट उसको मारते हैं जो पद पे रहता है, ऐसा नहीं कि चलते फिरते सबको सलूट मार दे। ये कुछ होते हैं लोग ऐसे जो गलतियां कर सकते हैं, लेकिन 90% एजेंसी गलतियां नहीं करते। उसके कई कारण है। अगर आप मैडम पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, तो वो कभी भी निष्पक्ष होकर ही बात करती हैं। तो ये हमारी एजेंसियों में भी यही है, उसको इतना जल्दी गिरावट के असर से नहीं देखना। जो कर रहा है एकदम सही कर रहा है। रतन तिवारी जी, एक बात बताइए सर कि जो बयान अभी महबूबा मुफ्ती ने दिया कि एनआईए जैसी संस्थाएं जो छापेमार कार्रवाई कर रही हैं वो जानबूझकर कर रही हैं और कुछ लोगों को फंसाया जा रहा है जो केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं या केंद्र सरकार के खिलाफ है, जबरदस्ती उन्हें झूठे मुकदमों में या केस में फंसाया जा रहा है। आप इन सारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं या आपकी पार्टी का भी कुछ ऐसा ही स्टैंड है कि एनआईए जैसी जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां इस समय कार्रवाई कर रही हैं या छापेमार कर रही हैं वो सब की सब कहीं ना कहीं से प्रभावित हैं? जो संवैधानिक एजेंसियां रही तो आप देखेंगे कि उसका दुरुपयोग किस प्रकार हिंदुस्तान की चर्चा जाती है। आप इस एनआईए की बात करिए, सीबीआई की, ईडी की बात करिए जी, जबरदस्ती बदलने की राजनीति वाली सरकार है। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ जांच होगी, जबरन उसे फंसाया जाएगा, उसे जेल में डाला जाएगा। अब महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो ईडी और सीबीआई के डर से चल रही है। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, आपकी सारी जांच बंद हो जाएगी। ये सब देख रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो लोकतंत्र को मजबूत करने वाली संस्थाएं, उसका दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी अब सही नहीं रह गया है। हम खुद देश की जनता उनके ऊपर सख्त भरी निगाहों से देखती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं, उनका दिल भी ये कहता होगा कि आज जो देश में चल रहा है वह एक अलग माहौल से चल रहा है और हर एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक भी नाम बताइए जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो जिसके खिलाफ जांच चली हो।
जम्मू कश्मीर में जो चल रही है कार्रवाई, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? मैं और राज्यों के लिए मान भी लेती हूँ, चलिए आपकी बात हो 100% सही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, आने वाले समय वहाँ पे चुनाव होना है। जबरदस्ती वहाँ पे डराया जा रहा है, भय का माहौल बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बोलने वाले लोग हैं अपनी जबान को बंद कर ले। ठीक है, टेरर फंडिंग जैसा कुछ नहीं है, बस ये जुबान को बंद करने के लिए एनआईए लगी हुई है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सूत्रों के हवाले से सर जानकारी मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों को जो जानकारी मिल रही है कि अरब देशों से हवाला का पैसा आ रहा है, टेरर फंडिंग का पैसा नेपाल बांग्लादेश से होकर भारत पहुंच रहा है, ये सारी बातें महज अफवाहें हैं, लोगों को डराने के लिए। चुनाव में क्यों याद आती है जी? नहीं, एनआईए तो कब से कर रही है ना सर, ये अभी ऐसा नहीं है कि अभी की जा रही है। आप खुद ही देख लीजिए, आप आंकड़ा भी उठा के देख लीजिए, पिछले 2-3 सालों से लगातार वहां पर इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। कुछ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि ये सब जांच की एजेंसियों को लगा देंगे, इस एजेंसियों के सहारे वो चुनाव जीतना चाहते हैं और कुछ नहीं है। चलिए बताइए, आप ही बता दीजिए कैप्टन सिंह। कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे शुरुआत में जब ये डिबेट शुरू हुई थी तभी ये सवाल कर लिया था कि क्या चुनावों को देखते हुए हो रहा है ये सब, और देखिए अंत में बात वहीं आ गई घूम फिर के। पल्लवी जी, हमारे भारत में चुनाव प्रक्रिया एक ऐसी है कि कहीं ना कहीं देश में चुनाव बने ही रहते हैं। तो क्या एजेंसियां काम करना बंद कर दें? और इनके टाइम क्या चुनाव नहीं होते थे? या इनके टाइम एजेंसियां इन्होंने सुबह के रखी थी? और बिल्कुल बात सही है कि इनके टाइम एजेंसियां काम करती नहीं थी। अगर काम करती तो कश्मीर में धारा 370 भी हट जाती, जो दो प्रधान जो 2 संविधान बना रखे थे वो इनके टाइम खत्म हो जाते, मगर नहीं चाहते थे। अलगाववादी नेताओं के मैंने कहा कि एक अलगाववादी नेता जो देश के खिलाफ बयानबाजी करते थे और उन्होंने 40 जवान उनको प्रोटेक्शन पे दे रखे थे। क्यों दे रखे थे? क्या कारण था? आज हमारे टाइम आपकी सहयोगी पार्टी थी, हमारे टाइम आज वो सब जेल में है, और वो जितने भी हमारे सुरक्षा गार्ड थे वो आज दूसरी जगह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जहाँ देश को जरूरत है। इनके टाइम ऐसे मैंने एक चीज इनसे जानना चाहिए कि अफजल गुरु की प्रधानमंत्री ने पीएम हाउस में क्यों बुलाया? इसका जवाब है इनके पास नहीं है, क्योंकि जाति धर्म का इन्हें वोट चाहिए। आज भी वही कर रहे हैं। राजस्थान में अगर जो किसी दलित लड़की के साथ दुराचार होता है, वो करने वाले अगर मुस्लिम समाज के हैं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा तो कोई ट्वीट नहीं आएगा, ना चाहे प्रियंका का, चाहे राहुल का, ना सोनिया का। और वही घटना उत्तर प्रदेश में अगर घट जाए और दलित लड़की है और लड़का हिंदू है, आप देखिए जो पूरा उठा के मुंह पर रख लेंगे, पूरी इनकी कांग्रेस कहाँ है सब बुला लेंगे। ये सोच नहीं है, जाति धर्म में बांटिए और वो हमारी सोच नहीं है। हमारे नेता का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम जब उज्ज्वला के हमने जब गैस चूल्हे बांटे तो हमने जाति धर्म नहीं देखा है। हमने किसानों को राहत में पैसा किया है, हमने ये नहीं देखा है। हमने गरीबी रेखा के मकान बांटे, हमने जाति धर्म नहीं देखा है। इनके यहाँ तो जाति धर्म देखते होता था। इनके तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जितने सरकारी संस्थान है, जितनी नौकरियां हैं, उन पर पहला अधिकार जो है ना अल्पसंख्यक मुसलमानों का है। ये इनके प्रधानमंत्री के बयानबाजी थे। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास। इनके काम ऐसा नहीं होता था। इनके नाम लेके कहा जाता था कि पहला अधिकार इनका है। देश तो शुरू से इनने तोड़ा है, इन्होंने जाति धर्म में बांटा। आज आप देखिए पल्लवी जी कि हमारे देश में कितने बड़े देव स्थान जिनको हम बोलते हैं ज्योतिर्लिंग। सबसे पहले उत्तराखंड में जो हमारे केदारनाथ जी थे, वहाँ एक इतनी बड़ी तरक्की हुई थी और पूरा वहाँ सौंदर्य बिगड़ चुका था। हमारी सरकार ने वहाँ कितना अच्छा बनवाया। उसके बाद आप देखिए, आप बनारस में बाबा वहाँ पर जो है ना कितना बढ़िया बनाया है। आज वहाँ देखने लायक कॉरिडोर है। उसी की तर्ज पे महाकाल का आज उज्जैन में उद्घाटन हो रहा है। आज से पहले तो इन लोगों ने नहीं सोचा था, क्योंकि ये अगर ऐसा कर देते ना तो इन्हें यह डर था कि हमसे दूसरी जाति का वोट खिसक जाएगा। इनके टाइम तो जो हमारे मंदिर तोड़ रहे थे उनकी पूजा का नाम लिया जाता था। इन लोगों का नाम लिया जाता जिन्होंने हमारी संस्कृति को मिटाना चाहा, हमारे मंदिरों को तोड़ना चाहा। आज हमारे टाइम में वो मंदिर बन रहे हैं और भव्य बन रहे हैं।
अब कॉरिडोर बन रहे। आज से ये भी तो बना सकते थे। 60 साल से अधिक इन्होंने शासन किया कांग्रेस वालों ने, नहीं बनाए कभी। एक मंदिर बता देंगे कभी बनाया हो? राम मंदिर पर इन्होंने खूब, राम मंदिर का इन्हें हंसी मजाक तो लोग खूब उड़ाया। यहाँ तक भी इनके नेताओं ने कहा कि राम तो काल्पनिक थे, कौन से कमरे में पैदा हुए बताइए, मगर हमने भव्य मंदिर आज बनाया है। बताइए इनकी कोई कंट्रोवर्सी है? दुनिया ने पैसा दिया है राम मंदिर के लिए, सोनिया गांधी का, कांग्रेस पार्टी का पैसा दिया है। वोट बैंक निकल जाएगा। वोट बैंक वाले लोग हैं, हम वोट बैंक नहीं है। हम देश की स्वतंत्रता और देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, खाने वाले लोग वोट बैंक की तरफ ले जाना चाहते हैं। सिर्फ वोट बैंक चाहिए, इसलिए आप भगवान राम की जमीन को बेचने वाले लोग और दूसरी सरकार नहीं। अगर वोट बैंक वाली बात होती सर, तो बैठकर अभी रतन तिवारी ये थोड़ी ना कह रहे होते कि नहीं एनआईए तो फालतू की कार्रवाई कर रही है। फिर तो एनआईए की कार्रवाई को बड़ा चढ़ाकर पेश करते ना, वो अपना वोट बैंक बचा के रखते। लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि नहीं एनआईए की ये सारी कार्रवाइयां महज लोगों को डराने का प्रयास है, तो इसमें कौन सा वोट बैंक हासिल हो रहा है? पल्लवी जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हो। इन्हीं के टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को तो पिंजड़े का तोता बना दिया, इनके ही टाइम कहा गया था, तो इन्होंने तोता बना दिया। हमारे टाइम नहीं कहा गया है, हमारे टाइम एक बार भी एजेंसियां तोते का पिंजड़ा है, आज काम कर रही है। जिस कांग्रेस पार्टी की सुप्रीमो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनको कोई छू भी नहीं सकता था, आज हमारी सरकार ने जेल से वो हमें बैठा दिया है। चलिए ठीक है। 5 लाख 7,000 करोड़ की प्रॉपर्टी किस तरह से अपने नाम पे करी है, उसमें आप जेल में जाएंगे, बचेंगे नहीं। आपने मौका दिया है सरकार ने, ये एक मिनट सुना जाए। अगर अभी तक चलिए कैप्टन साहब सुन लीजिए ललन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। ये देश की हालात कैसी स्थिति में आ गई है, कनाडा से लेकर अमृतसर पंजाब तक और कश्मीर से लेकर नेपाल के बॉर्डर तक। और मजे की बात और क्या है, टोरंटो में जन्म संग्रह हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि टोरंटो कनाडा के अंदर जन्म संग्रह की कार्रवाई जारी है। किसी दुखद बात है, आप एनआईए को छोड़ दीजिए, अगर वो किसी पार्टी के साथ रिलेटेड होंगे तो उनको मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होगी। 1 साल के बाद अगले इलेक्शन में हो सकता है कोई दूसरी सरकार आए या मोदी साहब आए, इसका परिणाम पूरी दुनिया और देश के सामने सार्वजनिक होगी। तो अगर हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो सोचिए मैडम, अगर एक डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर का पूर्णिया जो बांग्लादेश और नेपाल के नजदीक है, अगर 74 लाख घर में मिलता है तो आप सोचिए जांच आगे बढ़ेगा कि नहीं। और अगर वो जांच बढ़ता है तो फिर उसमें पार्टी और जाति और धर्म की बात कहाँ से आती है? ये एजेंसी इस तरह से काम करती है कि हर काम के बाद वो एक परिणाम को प्राप्त करना चाहती है, और उसी से देश आज अपने आप में बचा हुआ है। सोचिए कि अगर अमृतपाल और यासीन मलिक और बिहार में पुलिस में नौकरी करने वाला सब इंस्पेक्टर अगर देश में इस तरह की चर्चा और अनावश्यक भाषण देता हो तो देश की हालत पंजाब की भी 78 और 84 का याद रखना बहुत जरूरी है। कश्मीर तो 70 साल हो गए, तो देश अब नहीं मानता राजनीति, अब केवल एक्शन मांगता है। और एक्शन कौन करता है? जो निष्पक्ष और ताकतवर सरकार होती है, और उसको करना भी चाहिए, नहीं तो देश उसको कभी भी माफ नहीं करेगा। लेकिन एनआईए की जो कार्रवाइयां सर हो रही हैं या अन्य एजेंसियां जो इस समय जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, आपको वाकई में लग रहा है कि उनको राजनीति से बिल्कुल इतर हटा दिया जाएगा? क्योंकि वहां पर चुनावों की आहट है, चुनावों की तैयारियां वहां पर चल रही हैं, तो इस तरह की कार्रवाइयों को तो राजनीति से जोड़कर देखा ही जाएगा ना। मैडम आपने जो कहा वो सही है जी। जब संत भिंडरवाला के जमाने में भी ये दूसरी पार्टियां कांग्रेस को यही ब्लेम करती थी, और हम लोगों ने इलेक्शन वहां का देखा है और कई गलत काम होते रहे हैं उसमें। लेकिन एक बात मैडम, एनआईए जो काम कर रही है वो अपने स्तर पे उनके आर्थिक ताकत को खत्म करने का एक बहुत बड़ा प्रक्रिया है, उसको करने दीजिए। और मैं मानता हूँ रोक कोई नहीं रहा ना ललन जी। देखिए, आप अगर आतंकवाद पर प्रहार कर रहे हैं, चोट कर रहे हैं, तो हर कोई साथ ही खड़ा होगा सरकार के, उसे कोई नहीं रोकेगा। बताइए रतन तिवारी जी। सबसे पहले मैं हमारे कैप्टन साहब जो खूब बोलते हैं और जबरदस्त बोलते हैं और जोर से बोलते हैं, उन्हें जवाब देता हूँ।
राम मंदिर का ताला अगर किसी ने खुलवाया तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुलवाया। पूजा अर्चना भी शुरू करवाई तो राजीव गांधी जी ने शुरू करवाई। उसके बाद राम मंदिर के मुद्दे को लेके ये सड़क से लेके संसद तक ये चिल्लाते रहे, दौड़ते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और राम मंदिर बनने जा रहा है और राम मंदिर बन रहा है, तो उसका स्वागत हिंदुओं ने भी किया है, मुसलमानों ने किया है, साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता ने किया है। उसका श्रेय ये जबरदस्ती लेना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि मुसलमान बलात्कार करता है तो कांग्रेस शांत हो जाती है, अगर कोई हिंदू बलात्कार करता है तो कांग्रेस पहुंच जाती है पीड़ित के पास। अरे आप कैसी बातें करते हैं? बलात्कारियों का कोई धर्म, कोई जात नहीं होता, आतंकवादियों का कोई धर्म, कोई जात नहीं होता। जो बलात्कारी होगा चाहे किसी धर्म से हो, हम उसके खिलाफ हैं और पीड़ित परिवार के पास अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम जाएंगे। हम उत्तर प्रदेश क्यों जाते हैं? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, यह पूरी दुनिया देख रही है। और आपके ही विधायक कुलदीप सेंगर को आप भूल नहीं सकते, उन्होंने किस प्रकार एक लड़की के साथ बलात्कार किया, उस परिवार को तहस नहस करके समाप्त कर दिया और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? आप भारतीय जनता पार्टी के लोग और मुख्यमंत्री योगी उसे बचाते रहे। ये हिंदुस्तान की जनता ने देखा, बड़े बड़े चैनलों ने आप जैसे चैनलों ने उसे दिखाया भी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने नीचे गिर जाएंगे कभी कोई सोचा भी नहीं था। इतना झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं कि पूछिए, इनको बोलते हैं कि घोर से मुर्दाबाद बोलिए और महात्मा गांधी जिंदाबाद बोलिए। चलिए सर, मैं जल्दी से कमेंट आपका आखिरी चाहूंगी। आप आतंकवाद पर कुछ कहना चाहें, क्योंकि अभी नारी सुरक्षा का मुद्दा ही नहीं था, तो वो मैं उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट कर नहीं पाऊंगी, बहुत कम समय। जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। आतंकवाद के खिलाफ हमेशा कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, जहाँ जहाँ आतंकवाद की घटनाएं घटेंगी कांग्रेस पार्टी उसका मुकाबला करेगी और किसी भी सरकार रहे उसका पूरा समर्थन भी करेगी आतंकवादियों के खात्मे के लिए। चलिए ठीक है, आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया और इसी के साथ राष्ट्रधर्म में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।